प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान भगदड़ मच जाती है और भगदड़ में कुछ लोग यहाँ पर घायल हो जाते हैं और कुछ की वहाँ पर मौत हो जाती है। जैसे ये सूचना प्रसारित होती है तो उसके बाद शायद सोशल मीडिया का अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, टीवी हो, अखबार हो, हर जगह इसी बात की चर्चा शुरू हो जाती है। दरअसल जो जो रिपोर्टर वहां पर होते हैं, जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, उन रिपोर्टर पर ये दबाव भी पड़ने लगता है कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या है। ये जानने के बाद वो अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को और अपना जो संस्थान है उसको पूरी जानकारी दें। ऐसे ही एक पत्रकार होते हैं, जब पत्रकारों ने जब जानकारी जुटाने की कोशिश की तो अलग अलग पुलिस ने उन्हें वहां पर रोकने की कोशिश की, ताकि जो अंदर की चीजें हैं वो कम से कम उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद बाहर निकलनी चाहिए। ऐसे ही एक पत्रकार होती है जिनका नाम होता है सृष्टि मिश्रा। सृष्टि मिश्रा ये जानने की वहां पर कोशिश कर रही थी कि आखिरकार क्या मामला है और क्या हुआ है और कितने लोगों की संख्या इसमें मरने वालों की हो चुकी है। तभी जैसे ही वो ये जानने की कोशिश करती हैं और जानने के लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पास वो पढ़ रही थी, तभी कुछ पुलिस वालों की नज़र उन पर पड़ती है और वो उनका आई कार्ड देखते हैं और आई कार्ड को देखने के बाद उनसे कहते हैं कि आप पत्रकार हैं। तो वो कहती हैं कि जी मैं पत्रकार हूँ। फिर वो कहते हैं कि आप आगे नहीं जा सकते, आगे सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके परिवार के लोग अंदर घायल पड़े हैं या फिर मरे हुए हैं। जैसे ही पत्रकार ये बात सुनती है तो अब पत्रकार यहाँ पर करे तो क्या करे। तभी पत्रकार की नज़र पड़ जाती है कुछ ऐसे लोगों पर जो अपनों को वहाँ पर तलाश कर रहे थे। कोई रो रहा था, कोई तलाश बिलख रहा था, तो कोई एक दूसरे से वहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। इसी भीड़ का हिस्सा बन करके वो सृष्टि मिश्रा सीधा अंदर पहुंच जाती है और अंदर मेडिकल कॉलेज के उन 3 कमरों का वो रुख करती है, जिनके 3 कमरों के अंदर अलग अलग हिस्सों में लाशों के ढेर पड़े हुए थे। हालांकि उन्होंने जब गिनती की 1 2 3 4 इस तरीके से लगभग 20 लाशों को उन्होंने वहां पर गिनती कर ली। और गिनती करने के बाद जब यहाँ से वो बाहर निकलती है तो कुछ ऐसे कपड़े के एक बॉक्स वहां पर बनाए हुए थे और उन बॉक्सों के अंदर लाशों को पैक किया जा रहा था। पहली जो संख्या देखती है तो उस पर लिखा हुआ था 17 और अधिकतम जो संख्या उन्होंने देखी उस पर लिखी हुई थी 40। जैसे उन्होंने अपने संस्थान को ये जानकारी दी कि मरने वालों की संख्या 35 से 40 के आसपास हो सकती है, सिर्फ दैनिक भास्कर की वो रिपोर्टर होती हैं जो रिपोर्टर अपने संस्थान को ये जानकारी दी थी। और देर शाम होते होते लगभग इस घटनाक्रम के 14 घंटे बाद इन्होंने ये अपडेट कर दी थी कि 35 से 40 लोगों की संख्या यहाँ पर मरने वालों की हो चुकी है, 80 से ज़्यादा शायद यहाँ पर घायल हो चुके हैं। अब जितने भी चाहे वो यूट्यूबर्स हो या फिर जानकारी देने वाले संस्थान हो, इनके ही जो स्क्रीनशॉट होते हैं दैनिक भास्कर के, उसको दिखाया और उसको दिखाने के बाद उसी से अंदाजा लगाने की कोशिश की। और प्रशासन के जो अधिकारी होते उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। जब प्रशासन पर लगातार दबाव पड़ने लगता है तो वो बताते हैं देर शाम यानी कि 29 शाम 2025 को उन्होंने आखिरकार घोषणा कर दी और उन्होंने ये यहाँ पर बताया कि मरने वालों की संख्या शायद लगभग हो चुकी है 30 के आसपास, जिसमें से 25 की वहां पर पहचान कर ली गई है और घायलों की संख्या 90 के आसपास उन्होंने बताई। आज के इस घटनाक्रम को इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ और मरने वालों की संख्या क्या होती है वहां पर और क्या हुआ और क्या आगे वहां पर होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। दरअसल 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में एक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और महाकुंभ का जब आयोजन की ये घोषणा पहले से ही हो जाती है, 13 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत होती है और 26 फरवरी 2025 को इसकी समापन की बात होती है। अब जैसे ही शुरुआत होती है और समापन की बात होती है तो उसका एक विशेष दिन होता है, चाहे वो पौष पूर्णिमा हो या फिर मकर संक्रांति हो या फिर मौनी अमावस्या हो या फिर बसंत पंचमी हो, माघ पूर्णिमा हो, महाशिवरात्रि हो। ये यहाँ पर खास पर्व होते हैं
और खास दिन माने जाते हैं यहाँ पर। इनमें श्रद्धालुओं की जो संख्या होती है वो बढ़ने की भी ज़्यादा उम्मीद होती है। लेकिन जैसे ही महाकुंभ की तैयारी चल रही थी, तो महाकुंभ के तैयारी होने से पहले ही ये चाहे रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, बस अड्डा हो, यूट्यूब के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, या फिर फेसबुक हो, टीवी हो, अखबार हो, जहाँ देखो वहाँ वहाँ पर इसी महाकुंभ की चर्चा शुरू हो जाती है। बस मकसद इनका यही था कि घर घर में इस महाकुंभ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लोगों को इस पर्व के बारे में, इस महाकुंभ के बारे में जानकारी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें आस्था जुड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ेंगे। खासकर वीआईपी जो होते हैं वो आते हैं और वीआईपी के लिए एक अलग से विशेष स्थान दिया जाता है। उनको वहाँ पर लाया जाता है बड़ी संख्या में। जो बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं तो वो रील्स बनाना शुरू करते हैं, और रील्स जब वहाँ पर बनने लगी तो रील्स बनने के बाद सोशल मीडिया पर वो लगातार वायरल होने लगी। अब लोगों के अंदर से ये उमंग जागने लगी कि हमें भी इस प्रयागराज के महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहिए। अब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपनों के साथ, कोई अपना गुड़ बनाता है, कोई साथियों के साथ होता है, कोई परिवार के साथ होता है, जैसा जैसा जिसको माध्यम लगता है। किसी ने अपने खुद के वाहनों से, तो किसी ने अपने वाहन दूसरों के वाहन किराए पर लिए, किसी ने हवाई जहाज से सफ़र किया, तो किसी ने रेलवे से सफ़र किया, तो किसी ने बस से सफ़र किया। इस तरीके से जब संख्या वहाँ पर बढ़ती चली जाती है तो इसके बाद ये जो महाकुंभ की जो जानकारियाँ होती है वो लगातार वायरल होने लगती हैं, जा रही होती है। इसके बाद फिर लोग यहाँ पर आने लगते हैं, जाने लगते हैं, स्नान करने लगते हैं और स्नान करके चले जाते हैं। ऐसे ही स्नान करने का प्रोग्राम यहाँ पर चल ही रहा था। ये मौनी अमावस्या का जो पर्व होता है, जिसे विशेष दिन भी यहाँ पर माना गया था, ये 28-29 जनवरी 2025 को 25 की रात की बात है। कुछ श्रद्धालु जो होते हैं वो स्नान करने के लिए ये जो रास्ता होता है अखाड़ा मार्ग, जिसे बताया जाता है कि अमृत स्नान की दृष्टि से इसको देखा जाता है और बैरिकेड किया गया था ताकि कोई यहाँ पर भगदड़ ना मचे, लोग आराम से जा सके और आराम से आ सके। इस तरीके की व्यवस्था की गई थी। लेकिन 28-29 जनवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास जब लोगों की संख्या जा रही होती है और स्नान करने के लिए, तो अचानक से कुछ ऐसा यहाँ पर हो जाता है कि जिससे लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और जब समझ नहीं पाते हैं तो भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ जब मचती है तो उसके बाद फिर लोगों की जो कोशिश होती है, या तो वो खुद की अपनी जान बचाने की कोशिश होती है, या फिर अपने बच्चों की, अपनी महिलाओं की, अपने बुजुर्गों की रोकने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। ऐसी स्थिति में लोग सिर्फ भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, और वो ये नहीं देख रहे थे कि उनके नीचे कोई बालक दबा हुआ है, या फिर उसके नीचे कोई बुजुर्ग दबा हुआ है, या फिर उनके नीचे कोई महिला दबी हुई है। इस तरीके से वो लोग कुछ भी नहीं देख रहे थे, और किसी का सामान छूटा वहाँ पर तो छूटा, बस लोग वहाँ पर भाग रहे थे और कोशिश एक ही थी कि बस खुद की जान बचाए, भले ही चाहे इसके बाद आगे कुछ भी हो। जब इस तरीके से यहाँ पर होता है, लगभग 1 घंटे तक ये स्थिति यहाँ पर चलती रहती है। प्रशासन के लोग हो या फिर आम लोग जो भी होते हैं, सब अपनी अपनी जान बचाने की वहाँ पर कोशिश कर रहे थे। जैसे ही बैरिकेड वहाँ पर टूटता है, और टूटने के बाद स्थिति वहाँ पर और ही भयावह हो जाती है, और यहाँ पर घायलों की संख्या, मरने वालों की संख्या भी अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब ये कोई यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि प्रशासन के लोग करे तो क्या करे। रात का ये सीन था, दृश्य था। अब यहाँ से जब वैसे ही वक्त आगे बढ़ता है तो ये जो पूरा घटनाक्रम होता है, लगभग 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में जो ये कुंभ फैला हुआ था, जो महाकुंभ, तो वहाँ तक लोगों तक ये खबर फैल जाती है। फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके अपलोड करना शुरू कर दिया कि मौनी अमावस्या के उस रात, यानी कि 28-29 जनवरी 2025 की रात लगभग 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ पर इस तरीके से भगदड़ मच जाती है। लोगों को बहुत यहाँ पर हताहत होती है, लोग घायल हो जाते हैं। टीवी पर लोग ये जानने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, भगदड़ क्यों मची, कितने लोग यहाँ पर घायल हुए और क्या मामला यहाँ पर रहा होगा।
देश के अलग अलग हिस्सों से, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, जम्मू हो, किसी भी राज्य के लोग हों, वो श्रद्धालु हो, वो यहाँ पर अपना स्नान करने के लिए जो आए हुए थे, वो अब टेलीविज़न पर जो खबर चलने लगती है, यूट्यूब पर जो खबर चलने लगती है, तो एक यहाँ पर एक मध्य प्रदेश के छतरपुर की एक रहने वाली महिला होती है जिसका नाम लक्ष्मी होते हैं। वो अपना आंखों देखा हाल बता रही थी। अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ वो वहाँ आई हुई थी। उनकी एक देवरानी होती है और उनकी देवरानी की जो बेटी होती है वो भी इस महाकुंभ के उस भगदड़ में उसका हिस्सा बन जाती है, दब जाती है। माँ मर जाती है और जो बेटी होती है वो बेटी गंभीर रूप से वहाँ पर घायल हो जाती है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो बेटी होती है वो लोगों से चीख रही थी, चिल्ला रही थी और लोगों से कह रही थी कि मेरी माँ मर गई है, अब तुम लोग इसके ऊपर से मत गुजरो। हालांकि उसकी बेटी के ऊपर से भी लोग चल रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन बस अब करें तो क्या करें, क्योंकि पब्लिक थी और पब्लिक इधर उधर से बस भागे जा रही थी। और यहाँ पर स्थिति यहाँ पर ये हो जाती है कि जो लक्ष्मी होती है उसकी जो देवरानी होती है वो तो मर जाती है, लेकिन जो बेटी होती है उस बेटी का अपनी माँ को याद कर कर के रो रो के बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार घर से आए थे ये सोच करके कि महाकुंभ में जाएंगे, स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद वापस अपने घर पर आ जाएंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का ये ऐसा दिन बन जाता है कि शायद ही पूरी ज़िंदगी ये कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसे ही 47 नंबर खंबे के पास एक लड़का होता है। वो लड़का अपनी माँ के साथ आया हुआ था। उस लड़के की उम्र लगभग 25 साल के आसपास रही होगी। एक हाथ में उसके बैग होता है और एक हाथ में माँ का हाथ होता है। लेकिन जब भीड़ भगदड़ जो होती है, जब लोग यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं, तो वो जो होता है वो अपनी माँ को एक हाथ से पकड़े हुआ था, लेकिन किसी वजह से उसके माँ का हाथ उससे छूट जाता है। और जब माँ का हाथ छूटता है तो कुछ देर के बाद उसके हाथ में जो बैग होता है वो बैग भी छूट जाता है। बैग में कुछ पैसे वगैरह रखे हुए थे, वो भी छतरपुर से आया हुआ था। वहाँ से जैसे तैसे करके तो वो यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन अपने माँ का जब हाथ छूटा तो वो ये कोशिश कर रहा था कि माँ का हाथ ना छूटे, भले ही चाहे सामान छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन माँ का हाथ भी छूट जाता है। और उसके माँ को वो अपनी माँ को तलाश करने के लिए 29 जनवरी 2025 को देर शाम तक वो इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसको उसकी माँ नहीं मिलती है। जब एक पत्रकार उससे पूछता है तो वो रोते रोते कहने लगता है कि थोड़े से उस बैग में पैसे थे और बैग में थोड़ा सा सामान था, वो हाथ से छूट जाता है। मैं ना सामान को बचा पाया और ना ही अपने माँ को बचा पाया। मेरी माँ किस हाल में है और किस हाल में नहीं है उसका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। और वैसे भी जो संख्या होती है वो यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग होती हैं। अगर एक व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए भी हाथ से छूटता है तो उसके बाद फिर वहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में सर ही सर दिखाई देते हैं, और ऐसे में किसी को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। हालांकि प्रशासन ने, पुलिस ने उचित व्यवस्थाएं यहाँ पर की थी, लेकिन उचित व्यवस्थाएं भी यहाँ पर करोड़ों की संख्या में ये यहाँ पर नाकाबिल साबित हो जाती है। और ऐसे ही एक और सीन था बलिया का। दरअसल बलिया के सेफना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नसेराबाद। वहां का एक रहने वाला एक व्यक्ति होता है दिनेश पटेल। दिनेश पटेल अपनी बेटी के साथ, अपने पत्नी के साथ वहां पर गया हुआ था। बेटी की उम्र लगभग 12 साल होती है और पत्नी की उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है, और वो अपने साली को भी वहां पर लेकर के गया हुआ था। ये सदस्य लगभग 5 सदस्य वहां पर होते हैं, जो कि 28 जनवरी 2025 को ट्रेन के माध्यम से ये वहां पर महाकुंभ में पहुंचे हुए थे। और इन्होंने अपने घर पर 29 जनवरी 2025 को ये सूचना दी सुबह 7:30 बजे के आसपास कि जो इनकी बेटी होती है जिसकी उम्र 12 साल होती है और पत्नी जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है, वो अब इस महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मर चुकी हैं और वो बच नहीं पाई। जब ये सूचना दी जाती है घर वालों को तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही लगभग
बताया जाता है यहाँ पर कि लगभग 35 से 40 ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के चिराग, किसी की माँ है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है तो किसी का पुत्र है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और 90 ऐसे लोग हैं जो लगभग गंभीर रूप से घायल हैं। और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन तक पहुंचती है। पुलिस प्रशासन ने शुरुआत में इस मामले को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि पुलिस ने ये जानने की कोशिश की हो कि आखिरकार ये मामला हुआ कैसे, कैसे नहीं हुआ। देर शाम तक, क्योंकि आधिकारिक रूप से पुष्टि भी कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की कुछ बातें भी यहाँ पर चलने लगती हैं कि जब ये संख्या यहाँ पर बता रहे थे कि आज इतने लोगों ने यहाँ पर डुबकी लगाई, इतने करोड़ लोगों ने यहाँ पर स्नान किया, तो फिर ये पता करने में यहाँ पर इतना वक्त क्यों लगा कि कितने घायल और कितने मरने वालों की संख्या है। ऐसे ही एक और अखबार में ये खबर यहाँ पर प्रकाशित होती है कि भगदड़ की जो प्रमुख 2 वजह होती है, वो एक वजह ये होती है कि अमृत स्नान की वजह से ज़्यादातर पानपुल, जो एक पुल होता है, वो बंद होता है और इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और इस दौरान बैरिकेड में फंस करके कुछ लोग गिर जाते हैं और यह देख करके भगदड़ मचनी शुरू हो जाती है। पहला कारण तो उन्होंने ये बताया और दूसरा कारण इन्होंने यह बताया कि संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के जो रास्ते होते हैं वो अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक ही रास्ते थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस भी जा रहे थे। और ऐसे में जब भगदड़ मचती है तो भागने का लोगों को मौका नहीं मिला और वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले जाते हैं। और भगदड़ में ये लोग, कुछ लोग यहाँ पर दब करके मर जाते हैं तो कुछ लोग गंभीर रूप से यहाँ पर घायल हो जाते हैं। संगम सहित लगभग 44 घाटों पर यह बताया जाता है कि 29 जनवरी 2025 को लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर डुबकी लगाने का अनुमान बताया गया था। अब इसके बाद जैसे ही ये घटनाक्रम होता है, घटनाक्रम होने के बाद ये मामला पूरे देश भर में फैल जाता है और खासकर उन लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबक बन जाता है जो महाकुंभ में जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। इसके लिए प्रयागराज में एंट्री के लिए 8 पॉइंट बनाए गए थे। भारी भीड़ के होने की वजह से ये जो एंट्री पॉइंट होते हैं इनको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर ये बताया जाता है कि प्रयागराज में बुधवार को लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुँचेंगे और इसके बाद लगातार लोगों का जो आने का सिलसिला था वो जारी था। और भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज में आने वाले 8 एंट्री पॉइंट जो होते हैं उनको कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, जिसमें ये पहला भदोही होता है। भदोही यानी कि वाराणसी बॉर्डर पर लगभग 20 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। चित्रकूट पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है और परसावनी बॉर्डर पर पार्किंग पर वहां पर 50,000 से ज़्यादा वाहन वहां पर रोक दिए जाते हैं। फतेहपुर कानपुर बॉर्डर पर यहाँ से लगभग वाहनों की एक लंबी कतार देखने को मिली थी। प्रतापगढ़ बॉर्डर पर वहां पर 40,000 से ज़्यादा वाहनों को वहां पर रोका गया था। जौनपुर बॉर्डर पर जौनपुर जिले के बदलापुर में वहां पर पुलिस ने प्रयाग जाने वाले सभी वाहनों को रोक दिया था। और मिर्जापुर से जो वाहन आ रहे थे, यहाँ के बॉर्डर पर भी गाड़ियों की लंबी वाहन देखने को मिली थी और वहाँ पर भी 50,000 वाहनों को रोक दिया गया था। इस तरीके से जब देखा जाता है तो जो प्रयागराज के जो जोड़ने वाले जो मार्ग होते हैं वहाँ पर भीड़ एक साथ वहाँ पर बढ़ती है तो दिक्कत होने लगती है। फिर इसके बाद चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी आला अधिकारी हो या फिर गृह मंत्री हो या आसन प्रशासन के बड़े आला अधिकारी हो, सभी की ज़्यादातर एक ही अपील होती है। उन्होंने कहा कि जहाँ जिसको मौका मिले वो वहाँ पर ही अपना स्नान कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि संगम तट पर जाने की जिद में होड़ लग जाए और भविष्य में कोई ऐसा और हादसा हो जाए। इसीलिए हम भी अपने वीडियो के माध्यम से यही अपील करते हैं कि जो भी श्रद्धालु संगम नहाने जा रहे हैं,
या फिर कुंभ नहाने वहाँ पर जा रहे हैं, महाकुंभ में जा रहे हैं, वो वहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर ये ना देखे कि जो सबसे अच्छा स्थान है माना गया है वहाँ पर, जिसको संगम कहा गया है, जहाँ पर 3 नदियों का जो मिलन हुआ है, वहीं जा कर के स्नान करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसे में गंगा का पानी जो होता है, गंगा का पानी तो एकदम पवित्र है। जहाँ भी मौका आपको मिलता है वहीं जा कर के आप स्नान कर लीजिए। कोई ऐसी खास विशेष जगह ना मत तलाश करें, जिससे अगर विशेष जगह देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कोई ऐसा हादसा हो जाए। इसीलिए बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अपनी जो सुरक्षा है वो भी बहुत ज़रूरी है। और प्रशासन हालांकि इस स्थिति को बिल्कुल कंट्रोल करने की स्थिति में लगा हुआ है, ताकि भविष्य में फिर कभी ऐसा हादसा ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आपको ये बताना है कि अगर आप संगम में स्नान करने जा रहे हैं तो पूरी गंगा ही संगम है, तो आपको जो भी तट मिले वहाँ पर स्नान कर ले और स्नान करके सुरक्षित घर पर वापस आ जाइए। क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है बहुत ही डरा हुआ माहौल चल रहा है, तो दोबारा भगदड़ मचने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। क्योंकि लोगों में जब डर बढ़ चुका है तो भगदड़ मचना बहुत नॉर्मली बात होती है इतने सारे भीड़ में। तो आप सुरक्षित जाइए, जो भी तट आपको स्नान करने को मिले वहाँ पर स्नान करिए और सुरक्षित अपने घर सकुशल लौट करके आइए। यही हमारी वीडियो से आपसे विनती है। तो यह थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।